फिर फिफ्थ वाला क्या बोलता है, एलन श्रीवास्तव बोलते हैं डेलिकेटेड रिलेशन वन द लेजिस्लेचर प्रिपेयर्स द स्केलेटन एंड ब्लड एंड फ्लेश इज बिल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। यानी क्या हुआ, जो लेजिस्लेचर है यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है या फिर जो पार्लियामेंट है, वो क्या करते हैं, एक ढांचा बना के देते हैं कि भैया उनको बोल देते हैं कि तुम इस चीज़ के लिए खुद कानून बना लो। अब क्या कानून बनेगा, क्या नियम बनेंगे उसके अंदर वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में रहता है कि वो अपने लिए क्या कानून, स्टेट और पार्लियामेंट जो होती है, लेजिस्लेचर जो होते हैं, वो एक ढांचा देते हैं कि तुमको इस चीज़ के ऊपर कानून बनाना है, जाओ बना लो। लेकिन एग्जीक्यूटिव फिर उसके ऊपर नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, सब कुछ बना के और ढांचे को भरने का काम करते हैं, ऐसा इनका कहना है। अब इसको और सरल शब्दों में समझोगे तो देखो किस समझ सर आ गया समझ में। नहीं मैं समझाऊंगा, अब तुम 2 दिन बाद फिर बोलोगे। देखो अपने आप में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, एक तो पार्लियामेंट के पास है। कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से? गली में। क्या मांगने, दे दो ना उनको। क्या पता सर, छोड़ो ना। दे दो यार, तो धनवान आदमी एक आधी गट्टी ऐसे फेंक के दे दो, किलो ले जाओ, जाओ खुश, संडे आए, इंजॉय। चलो, एक होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद अपने देश के अंदर कानून बनाने की शक्ति है। उसके बाद हर राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इनके पास कानून बनाने की शक्ति है ना। लेकिन जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अकेला मिलकर देश चला सकते हैं, नहीं चला सकते, तो इन्होंने क्या करा, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हर चीज़ के लिए। इन्होंने भी बनाए, जैसे कि मान लो इन्होंने जुडिशरी बनाई तो इन्होंने भी स्टेट जुडिशरी बनाई। इन्होंने रेलवे ट्रांसपोर्ट बनाया तो इनको भी कुछ ना कुछ रेलवे ट्रांसपोर्ट होगा। इनका एनर्जी का कोई डिपार्टमेंट होगा तो इनका भी एनर्जी कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट होगा। हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंट है, हर चीज़ के लिए। तो अब हर डिपार्टमेंट में कैसे काम होगा, किन परिस्थितियों में काम होगा, क्या छोटे छोटे एक्शन लिए जाएंगे, उसके लिए पार्लियामेंट थोड़ी डायरेक्ट कानून बनाए। पार्लियामेंट ने मोटा मोटा कानून बनाया था कि भैया आईपीसी है, लो इसको चलाओ, इसके अंदर ये अपराध है। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर और भी किस किस तरीके के छोटे छोटे मोटे मोटे अपराध हो सकते हैं, जो हो सकते हैं, कैसी सजा मिलेगी, कैसी इंक्वायरी होगी, कैसी इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे संबंधित ये अपने अपने कानून बना ले। पार्लियामेंट ने बोल दिया कि भैया तुम्हें तुम्हारी एनर्जी का यूज़ करना है, अब कैसे करना है, कैसे नहीं करोगे। पार्लियामेंट ने बोला कि तुम तुम्हारे लिए काम करने के लिए अधिकारी अपॉइंट करो, तो कैसे अपॉइंट करेंगे, किन अधिकारी को अपॉइंट करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उनको सैलरी कितनी देनी है। वो सब चीज़ें छोटे मोटे काम के लिए अपन क्या करते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने डिपार्टमेंट को शक्तियाँ दे देती है, पावर दे देती है कि तुम तुम्हारे कानून खुद बना लो, जाओ। खुद बनाने की जो शक्तियाँ है ना, उसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट अब उस पर आ जाएंगे, किस पे? उस पर। हाँ सर। इस पे कहाँ गया हो, हाँ हाँ कहाँ गया हो, लोग खुद बना। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है तो इसको खुद को कानून बनाने की शक्ति दे दी। क्या कर दिया इन्होंने, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर दिया। लेकिन अभी डिपार्टमेंट अपना कानून सही से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसको भी तो देखना है, इसको भी तो कंट्रोल करना है। तो इसका कंट्रोल इन्होंने 3 तरीके से बताया है। पहला जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल मतलब ऐसा कि जब जब कोई कानून किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, किसी दूसरे लॉ को वायलेट करेगा, तो उसके लिए अपन कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू पता है ना क्या होता है, हाँ सर। पीआईएल लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो कोर्ट उसको चेक करेगा कि अच्छा इनने कानून गलत बनाया है, अभी मैं तुम्हारी बारह में आता हूँ, फिर वो कानून को खत्म कर देगा और इनको कुछ भी मतलब प्रोसेस जो भी करना होगा कौन करेगा, जुडिशियल, इसको बोलते हैं जुडिशियल कंट्रोल। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। लेजिस्लेटिव कंट्रोल 2 तरीके से हो सकता है। पहला लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसा होगा कि देखो ऑलरेडी पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी चीज़ के ऊपर एक कानून बना रखा है, तो वो एक पेरेंट लॉ हो गया। पेरेंट लॉ हो गया मतलब वो एक मेन कानून है। अब आपको उससे संबंधित कुछ खुद को डिपार्टमेंट को कोई कानून बनाना है तो आप इस कानून के विरोध में नहीं बना सकते, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बनाओगे कानून में जो कि जो आपका पेरेंट लॉ है, मुख्य लॉ है, उसके विरोध में। अगर उसमें बोला है, जैसे सपोज मान लो पेरेंट लॉ में बोला हुआ है कि अगर मान लो कोई भी डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति 60 दिन से ज़्यादा तक छुट्टी पे रहता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, वरना उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसा एक पेरेंट लॉ में बोला हुआ है, पार्लियामेंट ने बोल दिया कानून बना के कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में 7 दिन से ज़्यादा तक बिना बताए छुट्टी पे रहता है तो उसको सस्पेंड कर देंगे। तब कोई भी डिपार्टमेंट अपने मन से 60 दिन की सीमा से बाहर नहीं आ सकता। कोई डिपार्टमेंट यूँ नहीं बोल सकता कि हमारे डिपार्टमेंट में तो हम 80 दिन का टाइम देंगे, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास पेरेंट लॉ है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है आपके ऊपर, ऑलरेडी कानून बना हुआ है, उससे आपको कंट्रोल होना पड़ेगा, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। समझ गए? और दूसरा कैसे होता है कि अगर मान लो ऐसा कोई, मतलब समझ लो कि पार्लियामेंट ने किसी चीज़ के ऊपर कोई कानून बनाया ही नहीं है, ठीक है,
लेकिन सबसे पहली बार किसी डिपार्टमेंट ने कोई कानून बनाया, लेकिन अब वो पार्लियामेंट को अच्छा नहीं लगा। पार्लियामेंट को लगा कि नहीं यार ये तो गलत बना दिया हमने। पार्लियामेंट के पास पावर है कि उनके लॉ को लॉ बनाकर, यानी कि जो डिपार्टमेंट ने जो लॉ बनाया है उसको एक दूसरा लॉ बनाकर खत्म कर दिया जाए। समझ गए? ये होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। और होता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मतलब जो भी प्रशासनिक बॉडीज होती है, एग्जीक्यूटिव होती हैं, उनके पास पावर है कि वो स्ट्रक डाउन करवा दे, उसको कानून ही खत्म करवा दे, या फिर वो इतना प्रिविलेज ले ले कि हमारे ऊपर तुम्हारे कानून का फर्क ही नहीं पड़ेगा, जाओ तुम जो बनाना बना लो, इसी प्रिविलेज दे दो उनको। तो क्या होती है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। समझ गए? यस सर। ये 3 तरह के कंट्रोल होते हैं। 3 तरह के कंट्रोल अपन इसमें देख लेते हैं कैसे बताएं इसने पैसे लेके। इन डेमोक्रेसी द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल। ठीक है, लोकतंत्र में जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो लोगों के पास होती है। ठीक है, दे गवर्न देमसेल्फ थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ये जो गवर्न होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो अपन लोगों को चुन चुन के भेजते हैं ना, नोट पे वोट देते हैं अपन, उन लोगों को। A such people can control the administration through the elected representative। और जो पीपल है वो किस तरीके से व्यवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं? अपने उम्मीदवार को चुनकर, यानी कि जो व्यक्ति से, सपोज मान लो हम चाहते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था इस आदमी के द्वारा चलनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको वोट देके चुन लेंगे, तो वो जाके व्यवस्था चलाएगा अपने देश की। फिर चाहे किसी भी चलाए, फिर चाहे वो तपेली में पाइप लगा के नाली में से गैस लेके गैस चला दे, कुछ भी कर सकता है। बताया कि नहीं बता तुमको ये बात? हाँ। कौन करता है ऐसे? पता नहीं। मैं नहीं पता। कोई गंदी नाली बहती है ना, उसमें से गैस निकलती है, और उस गैस में से एक पाइप डालो और एक तपेली लो, और उस तपेली में छेद करके उस पाइप को कनेक्ट कर दो, और फिर उसमें आग लगाओ। उस आग के ऊपर बर्तन रख के जो आपको बनाना है बना लो। ऐसा किसने बोला था पता है? किसने? अपने मोदी जी ने। मोदी जी का कहना है कि जब मैं चाय बनाता था रेलवे स्टेशन में, गैस की समस्या होती थी तो मैं ऐसे गैस लेता था। तो अब ये बहुत मीम इनका बहुत वायरल हो रहा है कि अभी गैस की दिक्कत चल रही है ना सब दूर। तो सब लोग बोल रहे हैं कि अरे भाइयों बहनों घबराने की क्या बात है, अपने जब मोदी जी कर सकते हैं तो तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ऐसे लोगों को क्या करते हैं? देश चलाने के लिए छोड़ देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपन लोगों को इलेक्ट करते हैं। कौन करता है? पीपल करता है। तो मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास है यहाँ पर डेमोक्रेसी में? पीपल के पास। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज इन्फोर्स्ड बाय मींस ऑफ द वेरियस कंट्रोल्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर वेरियस कंट्रोल अलग अलग तरह से कंट्रोल होता है। इन अदर वर्ड इट इज कंट्रोल मैकेनिज्म टू कीप द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द क्लोज वॉच एंड इन चेक। यानी कि सीधी सी बात है, एक ऐसी व्यवस्था का ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है आपको कंट्रोल का, जिसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको क्लोज वॉच पर रखा जाए। क्लोज वॉच मतलब गहन निगरानी में रखा जाता है, और उनको चेक किया जाता है बार बार कि सही करने के गलत करने। दीज आर मेड अकाउंटेबल टू द डिफरेंट एजेंसीज विच एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम। और जो कि जिम्मेदार किन किन चीज़ों के लिए होती है? अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज के लिए होती है, जिनको कंट्रोल करने के लिए उनको रखा गया है। ठीक है, अब इसमें नीड ऑफ कंट्रोल में इन्होंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले नीड ऑफ कंट्रोल क्या है? तो सबसे पहले नीड ऑफ कंट्रोल है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स रेमेडी अगेंस्ट द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द पब्लिक सर्वेंट। यानी कि सीधी सी जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है कि देखो, अगर आप जितना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल ना, अपन को रेमेडी मिलेगी। रेमेडी किस चीज़ के अगेंस्ट मिलेगी? अगेंस्ट द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द पब्लिक सर्वेंट। कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है, वो जो भी अपने पावर का यूज़ कर रहा है एब्सोल्यूट पूरी तरीके से, वो अगर कुछ भी सही या गलत करेगा तो कल से उपचार भी तो होना चाहिए उसके सही गलत निर्णय के पीछे। तो इसलिए उसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। ये नीड है, जरूरत है, बता रहा है कि क्यों करना है। दूसरा, कंट्रोल ओवर डिसीजन इज नेसेसरी टू चेक द डेंजर ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक पावर। यानी कि जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक पावर्स होती है, जितनी भी प्रशासनिक शक्तियाँ होती है, उनके खतरे को चेक करने के लिए उनको कंट्रोल करना जरूरी है। बिकॉज इन प्रेजेंट टाइम द ब्यूरोक्रेसी हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि आज की तारीख में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी मतलब ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, अपना IAS IPS ऑफिसर्स, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है आज की तारीख में। समझ ले? The institutions of the administrative control are such as to safeguard the rights and liberties of the people without curbing the power of the public servant। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का, ये क्या करता है? ये सेफगार्ड करता है किसका? राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल।
विदाउट क्रबिंग द पावर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट की पावर को जैसा है वैसा बनाए रखो, उसको क्रब नहीं करना है, उसको ख़त्म नहीं करना है विदाउट क्रबिंग। आपको क्या करना है, सिर्फ जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके राइट्स एंड लिबर्टीज़ को बचा के रखना, उनके राइट्स एंड लिबर्टीज़ को सही तरीके से वो मेंटेन रहे, प्रोटेक्ट रहे, इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हो। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पब्लिक सर्वेंट की पावर इतनी बाहर ना हो जाए कि वो लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज़ को खत्म कर दे। ठीक है। There is also the need to have a effective control over delegate relation to prevent the widespread evils and maladministration of the bureaucracy। यानी कि जो evil मतलब जो राक्षस होते हैं, राक्षस मतलब जो बुरे बुरे काम होते हैं, बुरे काम से प्रिवेंट करना, रोकना, और माल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना। माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने से रोकने के लिए अपन को इफेक्टिव कंट्रोल की जरूरत होती है। फिफ्थ वाला, फाइनली कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेक पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबल एंड मोर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। यानी कि जो कंट्रोल अपन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो इसलिए करते हैं कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है जिसके ऊपर अपन ने पावर वगैरह दे रखी है, वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहे लोगों के लिए, यानी कि उनके ऊपर जिम्मेदारी रहे, वो अपनी जिम्मेदारी में रहते हुए काम करे लोगों के लिए। क्योंकि कल से अगर मान लो उनके ऊपर पब्लिक कंट्रोल सॉरी अकाउंटेबल कंट्रोलिटी नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, मन माने तरीके से काम करेंगे, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब लोगों उनको लोग फर्क ही नहीं पड़ेगा लोगों का, कुछ भी गलत कर सही करेंगे। तो आज जितना अगर आप कंट्रोल करो, कम से कम लोग उनके खिलाफ एक्शन तो ले सकते हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं, वही कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी उतनी ज़्यादा आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। चलिए, तीन तरह के होते हैं, पार्लियामेंट्री, जुडिशियल कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या होता है? पार्लियामेंट को इन्होंने क्या बोला है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल बोला है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव एक ही बात की है, पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है, लॉ ही लेजिस्लेशन होता है, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन एक ही चीज़ होती है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? One of the most significant development of the present century is the growth in the legislative power of the executive। आज की तारीख में हम सब क्या देखते हैं कि भैया देखो, जो प्रेजेंट सेंचुरी से आज की 21वीं सदी चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यानी कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जितने भी निचले स्तर के डिपार्टमेंट्स वगैरह, अथॉरिटी वगैरह बनाए हैं, उनके पास अपनी खुद की शक्तियों बनाने शक्तियों उनकी खुद की कानून बनाने की शक्ति अपन ने दे रखी है, वो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में डेवलप हो रहा है। हर डिपार्टमेंट की बात, छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो भी है, उसके पास अपने लोग बनाने की चाहे शक्ति से, पावर से। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इन्होंने बोला कि देखो, जिस डेवलप हो रहा है इसमें ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए हैं उनको, यानी कि जो जितनी भी कानून बनाने की शक्तियाँ दी गई है, किसके फॉर्म में? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के फॉर्म में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिससे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि भैया स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि जितना ज़्यादा अपन इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा जरूरी है इसको कंट्रोल करना। सीधी सी बात है, किसको? लेजिस्लेटिव पावर किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की। जैसे किस फॉर्म में मिली है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के फॉर्म में। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसको बोला है, इन दिस पावर व्हिच इज ग्रांटेड टू द एग्जीक्यूटिव इज नॉट टू मेक लॉ, यानी कि इस पावर में क्या है, एग्जीक्यूटिव को कानून बनने की शक्तियां नहीं दी, इट ओनली सप्लीमेंट्स द लॉ अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। इन्होंने क्या करा है, सप्लीमेंट दिया है। सप्लीमेंट मतलब क्या? डायरेक्ट कानून नहीं बना रहे हो, आपको बस मौका दिया है कि भैया आप आपके लिए आपके अपने आप को चलाने के लिए पावर दी है आपको। अब ऐसा नहीं कि खुद खुद के जैसा नया डिपार्टमेंट ही बना खड़ा कर दो, नहीं, आपको डायरेक्ट लॉ बनाने की पावर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लीमेंट दिया है कि देखो आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके नियम कायदे कानून के लिए, आपके चलाने के लिए आप रूल्स रेगुलेशन जरूरत बना सकते हैं। सच टाइप ऑफ पावर इज नॉन एज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ, अब आया ना, पार्लियामेंट्री कंट्रोल का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है कि वॉच ओवर द रूल मेकिंग अथॉरिटीज एंड आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज देम इफ देयर इज एन एब्यूज ऑफ पावर इन द पार्ट्स। यानी कि अगर मान लो कोई भी पावर है उसका एब्यूज होता है, मिसयूज होता है, तो क्या है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल उसको देखेगा, कीप वॉच, उसको देखेगा, रखेगा कि भैया जो रूल मेकिंग अथॉरिटीज है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, और आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज, उसको पूरा भला जो भी उसको दिखता है कि इनने गलत कानून बनाया, कुछ भी करा है, तो उसको मना करेगा कि तुम ऐसे कानून नहीं बना सकते, चलो हटाओ इसको, ऐसा क्रिटिसाइज कर सकता है। समझे? फिर पार्लियामेंट हैज अ कंट्रोल इन द इनेबलिंग और पेरेंट एक्ट व्हिच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू सेट आउट द फ्रेमवर्क ऑफ पैरामीटर्स व्हिच डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड। यानी कि वही वाली बात है कि पार्लियामेंट के पास एक कंट्रोल है जिसके वो क्या करता है
एक पेरेंट एक्ट बनाता है, खुद का कानून बना लेता है और पार्लियामेंट द्वारा उसे पास कर दिया जाता है और वो बताया जाता है कि अब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनेंगे वो उसी फ्रेमवर्क और उसी पैरामीटर्स के अंदर बनेंगे जिसमें पेरेंट लॉ बना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके साइड में बताया था ना, वही कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है और उसी लॉ के अंतर्गत आपको अपने लिए नियम बनाने। समझ गए? विद रिगार्ड टू द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एमपी जैन ने क्या बोला? एमपी जैन ने बोला कि इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इट इज अ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट इफ इट सीक्स डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर to executive because of some reasons. It is not only the right of the legislature but also its obligation and the principle to see how its suggests executive carries out the agency inserted into it. Since it is a legislature which grants the legislative power to the administration, it is primarily its responsibility to ensure the proper exercise of the legislative powers, to supervise and control the actual exercise of this power, and ensure the danger of its objectionable, abusive and unwarranted use by the administration. इनमें इन्होंने क्या बोला कि देखो, अपने देश में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें जो लेजिस्लेचर का काम है, लेजिस्लेशन का फंक्शन क्या है? लेजिस्लेट करना, यानी कि कानून बनाना। लेकिन जब जब लेजिस्लेटिव पावर को डेलीगेट किया गया है एग्जीक्यूटिव को कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कारणों की वजह से, तो ये सिर्फ लेजिस्लेचर का राइट नहीं है कि हम कानून बना दें, हम कानून बनाने की पावर किसको देते हैं, लेकिन ये लेजिस्लेचर की खुद की जिम्मेदारी है एज अ प्रिंसिपल, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। तो अगर किसी को कानून बनाने की शक्ति दे रहे हैं तो उनकी खुद की जिम्मेदारी भी, ऑब्लिगेशन भी है ये देखना कि उन्होंने जिसको पावर दी है, जो उनके एजेंट हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो किस तरीके से अपने पावर का यूज कर रहे हैं, कैरीज आउट एजेंसी इंटरेस्टेड टू इट, ठीक है, किस तरीके से उसमें पावर का यूज कर रहे हैं, वो सब देखने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का ही। और इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि देखो, लेजिस्लेचर जो होता है वही एक ऐसी बॉडी है जिसने लेजिस्लेटिव पावर बनाने की शक्ति एडमिनिस्ट्रेशन को दी है, लेकिन इट इज अ प्राइमरी इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन खुद की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्या कि उसका प्रॉपर एक्सरसाइज हो, यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर आपने दी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाने की पावर दी है, उसका प्रॉपर एक्सरसाइज हो, ये जिम्मेदारी भी आपकी है क्योंकि आपने शक्ति दी है। तो सुपरवाइज करना, उनको सुपरवाइज करेंगे और उनका जो एक्चुअल एक्सरसाइज है पावर का उसको कंट्रोल भी आपको ही करना है एंड इंश्योर करना है that the danger of its objectionable, abusive and unwarranted use by the administration, यानी कि अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किसी भी तरीके से कोई डेंजर कराया जाता है, कोई खतरा बनाया जाता है, कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज की जाती है, ऑब्जेक्शनेबल मतलब जिसके खिलाफ शिकायत हो सकती है, या फिर कोई एब्यूसिव गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करा है, या फिर अनवारंटेड यानी कि जो भी चीज की जरूरत नहीं थी, अगर ऐसी कोई चीज अगर एडमिनिस्ट्रेशन करता है अपने कानून बनाकर, उसको कंट्रोल करने का काम भी किसका है? लेजिस्लेचर का ही है, पार्लियामेंट का ही। समझ गए? फोकट की बात है, इसमें कोई दम नहीं है। ये वही देखो, मैं जितनी बोल रहा हूँ ये बार बार एक एक बात रिपीट करेंगे। अब इसका इफेक्टिवनेस होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इफेक्टिवनेस क्या है? इसकी इफेक्टिवनेस यही है, इन इंडिया द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट कंट्रोल लाइक इन इंडिया मोर थियोरेटिकली देन प्रैक्टिकली। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली इतना नहीं है, जो भी है थ्योरी में है। इन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर जो भी लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पार्लियामेंट के द्वारा इन पार्लियामेंट्री कंट्रीज, तो वो सिर्फ थ्योरी में है, प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल कोई कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। इन रियलिटी कंट्रोल इज नॉट एट द इफेक्टिव एज इट ऑट टू बी, यानी कि जितना वो कंट्रोल होना चाहिए उतना नहीं है इफेक्टिव। तो फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल, किन किन कारणों से वो इतना इफेक्टिव नहीं है? इनइफेक्टिवनेस के लिए देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स है। पहला, द पार्लियामेंट इज नेदर द टाइम नॉट द expertise to control the administration which has grown in the volume as well as the complexity। देखिए पार्लियामेंट के पास ना तो इतना टाइम है, ना ही इतनी एक्सपर्टीज है कि वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। समझ गए? ये जो लिखा है हैज ग्रोन इन वॉल्यूम एज अ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इतने ज़्यादा तरीके से आज की तारीख में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ग्रोन हो रहे हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम में, एकदम बिल्कुल इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट के पास ना ही समय है, ना ही कोई एक्सपर्टीज है। पार्लियामेंट में अनपढ़ नेता लोग बैठे हैं, उनको घंटा नहीं पता कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, तो क्या ही कंट्रोल करेंगे। सेकंड, द लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइज विद द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है, कानून बनाने की जो लीडरशिप होती है वो एग्जीक्यूटिव से ही उनको मिलती है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, और पॉलिसीज बनाने के लिए, कानून कायदे होते हैं, नियम बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इतना ज़्यादा वो उनको रोक टांग कंट्रोल नहीं करते। The very size of parliament is too large and unmanageable to be effective। उनका ये कहना है कि देखो पार्लियामेंट जो है, यानी कि जो लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट बनाने की जो बॉडी होती है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसको खुद को अपने आप को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। ये कुछ लिखा है इसमें, पार्लियामेंट बड़ी है तो उससे क्या, पार्लियामेंट तो बड़ी होती है, छोटी थोड़ी होती है।
The majority support enjoyed by the executive in the parliament reduce the possibility of effective criticism. हाँ, ये बोल सकते हैं। जो मेजोरिटी सपोर्ट होता है एग्जीक्यूटिव बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, जो सपोर्ट मिलता है इसको एग्जीक्यूटिव को, वो क्या करता है, जिम्मेदारी को खत्म कर देता है, क्रिटिसिज्म को खत्म कर देता है। जैसे सीधी सी बात है कि आज की तारीख में एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज हैं, अथॉरिटीज है, डिपार्टमेंट है, कौन चलाता है? रूलिंग पार्टी चलाता है। अब रूलिंग पार्टी अगर किसी डिपार्टमेंट को चला रहा है और वो किसी मनमाने तरीके से काम कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज कौन करे? पार्लियामेंट में बैठे लोग ही, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे लोगों पर मेजोरिटी करके क्रिटिसिज्म कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे राहुल गांधी ये सब इतना चिल्लाते रहते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सारे डिपार्टमेंट अपने अपने गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है। The growth of delegated legislation reduce the role of parliament in making detailed laws and increase the power of the parliament. ठीक है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो जितनी इसकी ग्रोथ होती जा रही है, जितना तक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बढ़ता जा रहा है, उसने करा है रोल ऑफ पार्लियामेंट को कम कर दिया है। ठीक है, यानी कि लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लॉ बनाने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट कम हो चुकी है और पावर जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के साथ बढ़ती जा चुकी है। इसमें भी पार्लियामेंट ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती, ऐसा इनका कहना है। Lack of strong and steady opposition in the parliament has also contributed to the ineffective of legislative control over the administration. ये तो बहुत नॉर्मल बात बोलती कि स्ट्रॉन्ग और स्टेडी अपोजिशन नहीं है अपने देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को कंट्रोल करना, क्योंकि जो मेजोरिटी चाहती है, जो रूलिंग पार्टी चाहती है, वही होता है। There is no automatic machinery for the effective scrutiny on the behalf of the parliament as a whole, and the quantity and complexity are such that it is no longer possible to rely on the such scrutiny. ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक मशीनरी नहीं है कि भैया क्या चीज़ चेक करनी है, स्क्रूटनी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। और जो क्वांटिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा तादाद में आज की तारीख में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें है, वो इतना पॉसिबल ही नहीं है कि भैया इनकी प्रॉपर पार्लियामेंट के द्वारा स्क्रूटनी हो सके। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन कुछ ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया नहीं अपन ने जिससे स्क्रूटनी कर दे, देख रेख कर ले। और अब चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा लार्ज है, इतने ज़्यादा फंक्शन है उसकी कि पार्लियामेंट अकेला उनको कंट्रोल कर भी नहीं सकता, इसलिए भी दिक्कत आती है। समझ गए? यस सर। इसमें क्या क्या है? कंट्रोल अंडर प्रोसीजर कंट्रोल, अच्छा अच्छा, बस इतना सही है। चलिए जुडिशियल कंट्रोल देख लेते हैं। जुडिशियल कंट्रोल क्या है? जुडिशियल कंट्रोल क्या क्या है देख लेते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डज नॉट गो बियॉन्ड द रीच ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की पावर से बाहर नहीं जा सकते। डज नॉट गो बियॉन्ड। जुडिशरी एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडिया। जुडिशरी के पास इफेक्टिव कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। जितनी भी इंडिया के अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास कानून बनाने की शक्ति है, उसके ऊपर जुडिशरी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। वैलिडिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट्स ऑन द सेवरल ग्राउंड्स। इन अलग अलग ग्राउंड्स पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा कि भैया ये कानून जो है सही तरीके से बना है कि नहीं बना है, वो देख सकता है कोर्ट अलग अलग ग्राउंड्स के आधार पर। Whenever a law made by the executive is found to be inconsistent with the or ultra vires the parent act from which the law making power is derived, it declared null and void by the court। यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा कानून बनाया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा और वो लगता है कि वो संविधान से अलग है, संविधान से इनकंसिस्टेंट है, संविधान के विरुद्ध में जा रहा है, या फिर पेरेंट एक्ट अगर पार्लियामेंट ने पहले से बना रखा है उससे अल्ट्रा वायरस है, उससे अलग जा रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकता है कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है ऐसे लोगों को, क्योंकि संविधान और पेरेंट एक्ट से इनकंसिस्टेंट होता है। समझ गए? यस सर। The power of examining the validity of delegated legislation in India has been vested in the Supreme Court and High Court। यानी कि जो पावर ऑफ एग्जामिनिंग है की वैलिडिटी ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही किसी भी लॉ की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। In a control mechanism, judicial control has emerged as the most outstanding controlling measure। judicial control जो है सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा शानदार कंट्रोलिंग मेजरमेंट है अपने कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर। जुडिशियल कंट्रोल को दो तरीके से देखा जा सकता है, पहला सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस और दूसरा प्रोसीजर अल्ट्रा वायरस। सबसे पहले अपन अल्ट्रा वायरस देख लेते हैं। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में जाना, जैसे कि ये होता है कि ऐसे 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 करो और आप अगर ऐसे 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 करते हो तो ये आप क्या कर रहे हो? अल्ट्रा वायरस कर रहे हो। जैसे मैंने बोला है रोज रात को सुबह सुबह 5 बजे पढ़ा करो और तुम सुबह 5 बजे उठ के सो जाते हो, कर रहे हो अल्ट्रा वायरस, मुझसे विरोध में जा रहे हो, मुझसे अलग हट के काम कर रहे हो। अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर, जब पावर के बियॉन्ड होके काम करता है तो दो तरीके से होता है। When the subordinate legislature goes beyond the scope of authority conferred on the delegated to enact, it also
इज नोन एज अ सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस, यानी कि मान लो एक डेलीगेटेड एक डिपार्टमेंट है, उसको बोला है कि आपको इन चीज़ों के अंदर रहते हुए खाली कानून बनाना है, लेकिन आप क्या इससे बाहर जाके काम कर रहे हो, इससे अलग जाके काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस कहलाता है। यानी कि जितनी पावर उनको दी है उससे ज़्यादा, उससे बाहर जाके अगर वो काम करते हैं तो। When a subordinate legislation is enacted without complying the procedural requirement prescribed by the parent act of the general law, it is known as a procedural ultra vires। यानी कि देखो, आपको जो कानून बनाने की शक्ति दी है वो तो आप कानून बना रहे हो, अपने दायरे में रह के ही बना रहे हो, लेकिन जो प्रोसीजर आपको कि आपको कानून बनाना कैसे है, आप उस प्रोसीजर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, आप मनमाने चाहिए तरीके से कानून बना रहे हो, तो वो क्या होता है, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। यानी कि जो भी आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। पहला तरीका होता है कि आप बियॉन्ड द पावर जा रहे हो तो वो सब्सटेंटिव कहलाता है, और अगर बियॉन्ड द प्रोसीजर जा रहे हो तो प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है। अल्ट्रा वायरस। अब इसमें केसेस देखना है अपन को, भैया कौन कौन से केसेस हुए हैं। कर्स वर्सेस जॉनसन का केस था, इसमें बोला गया था इन द केस दैट द बायलॉ वुड बी अनरीजनेबल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। जो बायलॉज बनते हैं, बायलॉज मतलब देखो एक होता है लॉ और एक होता है बायलॉ, तो जो मेन लॉ है उसको चलाने के लिए अपन कुछ नियम बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं बायलॉ, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है कि इट शुड नॉट बी पार्शियल और अनइक्वल, यानी कि वो किसी के साथ भी भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए और असमान नहीं होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मैनिफेस्टली अनजस्ट, वो अनजस्टिस इनजस्टिस करने वाला नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डिस्क्लोज बेड फेथ, गलत इरादे, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट इन्वॉल्व ऑपरेसिव इंटरफेरेंस विद द राइट ऑफ द पीपल दैट इट कुड हैव फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन द माइंड ऑफ द रीजनेबल पर्सन। यानी कि वो जो राइट ऑफ द पीपल है, यानी कि आम जनता के अधिकार है, उनके साथ इंटरफेयर करने वाला नहीं होना चाहिए, उनके साथ दखल अंदाजी करने वाला नहीं होना चाहिए। जिसके लिए आप, अगर आप मान लो किसी व्यक्ति के राइट के साथ दखल अंदाजी करते हो लॉ बना के, तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए, यानी कि कानून के हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए जो भी आपने करा है। लेकिन आपने पहले तो इंटरफेयर कर दिया राइट के साथ, और आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसके लिए कि आपने किस आधार पे करा है, तो ऐसे कानून आप नहीं बना सकते। ऐसा केस कौन से केस में बोला गया था, कर्स वर्सेस जॉनसन। जॉनसन बोला गया था, ठीक है। फिर दिल्ली लॉ एक्ट केस, दिल्ली लॉ एक्ट केस क्या बोलता है, दिल्ली लॉ एक्ट केस में बोला है इन सर दिस केस द वो इन रे दिल्ली लॉ एक्ट है, तो फिर उसमें RE का मतलब क्या है? क्या होता है कि देखो, यार का मतलब होता है इन रेफरेंस। इन डिफरेंस में ऐसा होता है कि जब मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है, जनरली हाई कोर्ट नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई एक मैटर चल रहा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने केस नहीं लगाया है, तो कोर्ट क्या करती है, उसको खुद सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है। सो मोटो कॉग्निजेंस समझते हो ना? खुद के उसमें। हाँ, मतलब कोई ने केस नहीं लगाया लेकिन कोर्ट ने खुद से उस केस को अपने पास ले लिया है। अब उस केस का क्या, कुछ तो नाम देना पड़ेगा। तो दिल्ली लॉ को संबंधित कोई केस चल रहा था, दिल्ली लॉ से संबंधित कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा, तो उसके खिलाफ किसी ने केस नहीं लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एक काम करता है हम ही सुन लेते हैं, तो उसका नाम रहता है इन रिफरेंस टू, इन रिफरेंस, इन रे, दिल्ली लॉ केस। जैसे कि सपोज मान लो अभी एग्जाम्पल के लिए हाई कोर्ट जजेस के ऊपर कोई मैटर चल रहा है जिसको लेकर बहुत विवाद चल रहा है, पार्लियामेंट के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में और हाई कोर्ट के बीच में। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यार ये विवाद ज्यादा चल गया, तो वो क्या करेगा, इस केस को अपने पास ले लेगा, उस केस का नाम क्या हो जाएगा, इन रे हाई कोर्ट जजेस केस, ऐसा हो जाता है। तो इन रे का मतलब होता है इन डिफरेंस, जब कोर्ट खुद से किसी केस को अपने पास ले लेता है, ठीक है। यस सर। कितना ज्यादा बोल देता हूँ, मेरा मुंह ही दुख जाता है। इस केस में क्या बोला गया था, इन द केस द पावर इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द एक्ट टू रिपील द प्री एग्जिस्टिंग लॉ हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस। यानी कि इसमें बोला गया था कि जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है, इसके द्वारा टू एक्ट, थ्रू एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई है कि वो रिपील कर सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग लॉज। प्री एग्जिस्टिंग लॉ को मतलब जो पहले से कुछ कानून बने हुए हैं, संविधान बनने के पहले, सरकार बनने के पहले जो कानून बने हुए हैं, उनको रिपील करने की पावर जो है वो अल्ट्रा वायरस है, इसमें बोला गया है। मतलब कोई भी कानून जो संविधान बनने के पहले या सरकार बनने के पहले बना हुआ है, उसको आप रिपील नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, ओवर शेडो कर सकते हो। ओवर शेडो का मतलब होता है उसका इन्फोर्समेंट आप रोक सकते हो, कि कानून तो एक बार बन गया, आपके पहले कोई पापा जी आपके बना के चले गए, आपके जो पहले जो भी ताकत में बैठा होगा, तो आपके पास कोई ताकत नहीं है उसको रिपील करने की, क्योंकि वो कानून आपने नहीं बनाया, आप रिपील वही कर सकते हो जो आपने बनाया, लेकिन आप उसको बस ओवर शेडो कर सकते हो। ओवर शेडो मतलब उसका यूज रोक सकते हो, उसको बंद कर सकते हो आप, समझ गए।
यस सर। अब चिंतामन राव केस में क्या बोला गया है? द प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग बीडीज बीडीज बीडी बीडी अच्छा बीडी द प्रोहिबिशन ऑफ मेकिंग बीडीज इन द एग्रीकल्चर सीजन्स बाय द डिप्टी कमिश्नर इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि क्या बोला, डिप्टी कमिश्नर ने बीडी बनाने पर रोक लगा दी थी, तो वो आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेशन हो गया, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g) क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन चाहे तरीके से ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस कर सकता है। उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति बीडी बना के बेच रहा है फॉर एग्रीकल्चर सीजन, एग्रीकल्चर रीजन होगा, वो सीजन नहीं होगा, एग्रीकल्चर रीजन, एग्रीकल्चर सीजन भी हो सकता है। अच्छा हाँ ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कृषि से संबंधित अगर कोई व्यक्ति बीड़ी बना के बेचता है, बीड़ी बनाता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, वो अपना धंधा कर रहा है, उसको अपना धंधा कर लेना। गांजा बना रहा है तो रोक सकते हो, गांजा बनाना तो रोक देना चाहिए, गांजा नहीं करना चाहिए, मत बनाया करो हर्ष ये सब चीजें। फिर केस चंदन वर्सेस आर, चंदन वर्सेस आर में बोला है, इट वाज हेल्ड इन द केस दैट इफ द पावर ऑफ द बायलॉज इंटरेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर कैन ultimately within the limit of the legislation it should exceed the limit of the bylaws can be struck down। अब इसने बोला है कि देखो, जो भी आपको बायलॉ बनाने की पावर दी है, देखिए कानून को चलाने के लिए जो कानून बनाने की पावर दी है, बायलॉज बनाने की लेजिस्लेचर के पास में, तो वो आपको लिमिट में लेके बनाना है। किसका लिमिट में लेके बनाना है? लेजिस्लेचर के लिमिट में लेके बनाना है। जो कानून बन, जो ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं, जो मेन लॉ बना हुआ है, उसके लिमिट में लेके बनाए होंगे आप आपके बायलॉज। लेकिन अगर आप उसके लिमिट को एक्सीड कर देते हो, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा। प्रोसीजर कंट्रोल ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रोसीजर कंट्रोल मतलब क्या होगा? देखो, प्रोसीजर कंट्रोल ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मींस द अंडर द पेरेंट एक्ट सर्टेन गाइडलाइन आर गिवन व्हिच नीड टू बी फॉलोड बाय द अथॉरिटीज व्हाइल मेकिंग रूल्स एंड लॉज। यानी कि एक पेरेंट एक्ट ऑलरेडी बना रखा है हमने, उस पेरेंट एक्ट में कुछ गाइडलाइन दे रखी है, और उन गाइडलाइन के हिसाब से जो अथॉरिटी है वो अपने रूल्स और लॉज बनाएगी, उसके बाद जाके लॉ नहीं बनाएगी। ये है उसका प्रोसीजर कंट्रोल। दिस प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर ऑफ मेकिंग लॉज। ये बताता है कि किस तरीके से लॉ बनाया जाता है, कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, ये सब चीजें बताएं। कुड बी एदर मेड मैंडेटरी, या तो वो उसके लिए मैंडेटरी भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टिव भी हो सकता है। तो मैंडेटरी कर दो कि नहीं तुमको ऐसे ही कानून बनाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टिव एक दिशा निर्देश देती है कि देखो आपका कानून बनाओ तो इस डायरेक्शन में बनाना, इसके बाद जाके मत बनाना। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो। तो नॉन दिस फोर पैरामीटर्स आपको देखने, चार पैरामीटर देखने, जो कि किस केस में दिए गए थे? राजा बुलंद शुगर कॉर्पोरेशन वर्सेस रामपुर म्युनिसिपल काउंसिल के केस में चार पैरामीटर बताए थे जिसके अंदर प्रोसीजर कंट्रोल होता है। पहला, स्कीम ऑफ द एक्ट, यानी कि प्रोसीजर कंट्रोल में आपको देखना पड़ेगा कि उस जिस एक्ट के अंदर आप अपने एक्ट बना रहे हो, तो उस एक्ट की स्कीम क्या थी, किस चीज़ के लिए वो एक्ट बनाया गया था, उसी के अंदर रहते हुए आपको बनाना है। इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देखा जाएगा, जो भी लेजिस्लेचर बना है उसकी इंटेंशन क्या है, वो किस चीज़ के लिए बना है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। लैंग्वेज, इनकन्वीनियंट कॉस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, अगर आपका कानून बनाकर आप किसी पब्लिक एट लार्ज को, जनता को इनकन्वीनियंस दे रहे हो, असहज महसूस करवा रहे हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्या वो असहज तो महसूस नहीं करा रहा है पब्लिक को। इफ द प्रोसीजर इज मैंडेटरी, और अगर मान लो कोई प्रोसीजर है वो मैंडेटरी है आपके लिए, प्रोसीजर आपको फॉलो करना जरूरी है, देन द रूल्स बिकम्स इनवैलिड। और अगर मान लो कोई भी व्यक्ति उन प्रोसीजर के बाहर जाके काम करता है, नियम बनाता है, तो वो इनवैलिड हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन कंप्लायंस, यानी कि आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा है, इसलिए आपका जो रूल है क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। इन द प्रोसीजर इज जस्ट डायरेक्टिव इन नेचर, अगर मान लो प्रोसीजर सिर्फ डायरेक्टिव नेचर का है, मैंडेटरी नेचर का नहीं है, तो फिर क्या होगा? कोई भी व्यक्ति उसका नॉन कंप्लायंस करता है और उनका पालन नहीं करता है, तो जो रूल्स है वो इनवैलिड नहीं होंगे, लेकिन there is no definitive procedure to be followed for it until the legislature mandate the executive to follow the certain rules of procedure। लेकिन जो आपने प्रोसीजर दिए हुए हैं, जो प्रोसीजर बताए गए हैं, जो भी डायरेक्टिव नेचर के हैं, जब तक आप उनको फॉलो करके आपका रूल वगैरह नहीं बनाते हो, तब तक आपका रूल जो है क्या नहीं होगा? until the legislature mandate the executive to follow certain rules of procedure। तो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? In non compliance would not render the rules invalid since there is no definitive। अच्छा, इन्होंने बस इतना बताया है कि अगर आप उसका नॉन कंप्लायंस करते हो तो इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई डेफिनेटिव प्रोसीजर नहीं बताई है। चूंकि नॉन डेफिनेटिव प्रोसीजर कंप्लायंस नहीं क्या बताई सर? है, नॉन कंप्लायंस क्या? नॉन कंप्लायंस यानी कि पालन नहीं करना। नहीं करना। ठीक है,
अगर मान लो कोई भी व्यक्ति जो भी डायरेक्टिव नेचर में दिए हुए हैं, कोई बोला कि आप ऐसा ऐसा कर लेना और आप उसकी बात को पालन नहीं करते हो, नॉन कंप्लाइंस करते हो, और चूंकि वो मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, सिर्फ डायरेक्टिव है, दिशा निर्देश बताए हुए आपको, तो आपका जो रूल है वो इनवैलिड नहीं होगा। जब तक कोई लेजिस्लेचर है उसके लिए अलग से नियम कायदे कानून नहीं बनाते कि आपको ऐसा ऐसा कानून बनाना है, तब तक वो इनवैलिड नहीं होगा। बस इतना सा लिखा है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बोला है, सो वाइल मेकिंग द रूल्स, अगर आप कानून बना रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की प्रोसीजर का ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो मैंडेटरी हो या डिस्क्रिशनरी हो। जो भी मैंडेटरी या डायरेक्टिव डिस्क्रिशनरी आपको डायरेक्टरी प्रोसीजर दे रखी है, उनको दिमाग में रख के, उनको ध्यान में रखते ही आप आपके नए रूल्स बनाओगे। प्रोसीजर कंट्रोल मैकेनिज्म ऑपरेट्स इन 4 कंपोनेंट, 3 तरीके से होता है, एक सॉरी 4 तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। पहला ड्राफ्टिंग, यानी कि ड्राफ्टिंग जो है वो प्रोसीजर के हिसाब से होनी चाहिए, उसका प्री पब्लिकेशन कराओगे। फिर जो एक्सपर्ट अथॉरिटीज़ है उससे कंसल्टेशन करवाओगे, भैया मैंने जो कोई कानून बनाया चेक करके बताओ सही बनाया कि नहीं बनाया। फिर पब्लिकेशन करोगे और डेडिकेटेड डिसीजन का, और लेइंग ऑफ द रूल्स, उसके लिए नियम कायदे कानून बनाओगे। ठीक है, बढ़िया है, समझ गए? यस सर। बढ़िया, अब अपन मिलते हैं 2 बजे। ठीक है सर। ओके, थक गया यार मैं तो, मैं कब भी। से पढ़ रहे हैं अपन।